नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल शाम ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी थी। धमकी ये कि ईरान में अब बहुत बड़ा हमला होगा, विनाशक हमला। और यह धमकी ट्रंप ने दी, उससे पहले अमेरिका के अलग अलग लोगों ने दी। तो उसके बाद लगा कि पता नहीं कल की रात ईरान के लिए कयामत की रात तो नहीं होगी। पता नहीं कल की रात ईरान में अमेरिका और इजराइल के बमवर्षक विमान किस तरह कहर बार पाएंगे। पता नहीं जब सुबह होगी, यानी आज की सुबह, तो ईरान से कैसी तस्वीरें आएगी, कैसी तबाही की तस्वीरें। हम जैसे तमाम लोग ट्रंप के उस धमकी और चेतावनी के बाद रात में कई बार उठ कर एक्स पर, सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि ईरान में क्या हुआ। आधी रात के बाद सुबह तक पता चला कि ईरान में जो बमबारी हुई है उसमें 25-30 जगह रूसी तेल, 25-30 जगह जो उनके तेल भंडार थे उस पर हमले हुए, तेल टैंकों पर, तेल डिपो पर हमले हुए, आगजनी। और जब होता है तेल के भंडार पर, डिपो पर आग लगती है तो बहुत ऐसी तस्वीर आती है, ऐसी तस्वीरें आई। उसके बाद आज दिन भर लगातार खबरें ये आ रही है कि अब ईरान की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। यूएई पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है, 17 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। यूएई मतलब यूएई में जो अमेरिकी बेस है। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये अमेरिकी इजरायली हमले की है, जहां जो उनके तेल के भंडार थे वहां हमला किया गया। तो आज मैंने खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया फिर से ईरान से प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो कुम बोलते हैं शायद, कुम में अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये जानने के लिए कि कल की रात ईरान में क्या हुआ, तेहरान और आसपास के इलाके में क्या हो रहा था, लोगों के जहन में क्या था। जहां प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी हैं कुम में, वो तेहरान से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। तो क्या वहां डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब। पहला सवाल तो यही। जी शुक्रिया बहुत। पहला सवाल तो यही, और आपको दर्शकों को बता दें कि जमीर अब्बास जाफरी साहब भारतीय हैं लेकिन 12-13 सालों से ईरान में रहते हैं। तो पहला सवाल तो यही कि ट्रंप की धमकी के बाद बहुत बड़ा अंदेशा था दुनिया को। हजारों नहीं लाखों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे ट्रंप की सनक और उनकी पागलपन की आलोचना करते हुए कि पता नहीं रात में क्या होने वाला। तो आपसे सवाल कि ईरान में कल पूरी रात क्या हुआ। एक तो तस्वीरें हमने देखी, जो तेल टैंकर या तेल के भंडार थे वहां आग लगाए गए, लेकिन इसके अलावा बाकी जो कुछ हुआ वो आप बताएं। जी शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, और तमाम व्यूवर्स को आदाब अर्ज करते हैं। कल रात को मैं खुद कुंभ में था और मैं रात को 2 से 3 बजे तक जो है मैं रास्तों पे था। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिन जंग के हो गए हैं, हर रोज रात को यहाँ पर फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। ऐसा लगता नहीं है जंग हो रही है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे होते हैं। कल सबसे ज्यादा लोग आए थे। तो मैंने किसी से पूछा आज आप क्यों आए हो, वो कह रहा था क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है मारने की, तो हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। कल मैंने 2 बच्चों को, एक शख्स को मैंने पूछा भाई क्यों आए हो तुम, छोटा बच्चा 6 महीने का तुम्हारी गोद में, डर नहीं लगता? तो वो कहता है यही बताने के लिए मैं आया हूं कि मैं छोटे 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी हक के लिए देने को तैयार हूं, लेकिन मैं दुश्मन से डरने को तैयार नहीं हूं। तो ट्रंप की धमकियों से ईरान नहीं डरता, ईरानी आवाम नहीं डरती। और जैसा कि मैंने कल भी अर्ज किया था, यहाँ पर जो विचारधारा है वो करबला वाली विचारधारा है कि अगर जालिम तुम्हारे। एक सेकंड, मैं पहले थोड़ा कल रात की घटना और तथ्य पर रहना चाहता हूँ। स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएं तो नहीं, स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएं जो कल ईरान में तेल के भंडार को तबाह किया गया, जेट से जो बम बरसाए गए या मिसाइलें दागी गई। स्क्रीन पर ये देख रहे हैं तबाही की तस्वीर, और काफी दूर तक जो तेल फैला, सड़कों के किनारे जो तेल फैलने से आग लगी उसकी तस्वीरें आई। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है?
प्रोफेसर साहब मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट कीजिए आप, दोबारा बीच में कट गई थी, अभी आ रही है। हाँ चलिए। प्रोफेसर जमीर जाफरी साहब, मैं सवाल पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पर, ये कल आधी रात के बाद की तस्वीर है जब कहा गया कि ईरान में तेल के भंडार को इजराइल ने तबाह किया, फ्यूल टैंकों को, तेल डिपो को निशाना बनाया गया, और वो तबाही की तस्वीरें सुबह से वायरल हैं, जिसमें काफी दूर तक सड़क के किनारे, जब जाहिर है हजारों गैलन तेल जब बाहर सड़कों पर बहेगा तो वो आग लगेगी। तो ये तस्वीर देखिए, मैं ये पहले समझना चाहूंगा हुआ क्या हमले में, वहां आप लोगों को क्या लगा, कितनी तबाही, क्या बमबारी, वो जरा इंपैक्ट क्या हुआ वो समझना चाहेंगे। देखिए, तेहरान में और कुछ जगह और इन लोगों ने ऑयल डिपो पर हमला किया। एक कल हमले हुए उसके अंदर से एक ऑयल डिपोज पर हमले हुए हैं जहां पर तेल की वजह से आग जो है काफी भयानक आग लगी, और जिससे जो ईरान के प्रोफेसर मरंदी जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उनका एक ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारे ऑयल डेपोज और रिफाइनरीज पर हमला करेंगे तो आपको ये लगता है कि आपकी ऑयल डेपो और रिफाइनरीज बच जाएंगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है। तो अगर ईरान आपकी ऑयल रिफाइनरीज और डिपो में नहीं मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, तो अगर रिस्ट्रेंट नहीं दिखाया गया तो जवाब दिया जाएगा। तो एक तो ये है कि हमला उन्होंने किया। दूसरा, इन लोगों ने एक पानी का डिस्टिलेशन सेंटर है किश्म नाम की जगह का, वहां पर इन लोगों ने हमला किया। पानी के प्लांट को इन लोगों ने बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की। ये दोनों हमले, पानी पर हमला जो है वो दोबारा एक क्रिमिनल एक्ट है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल है, सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला है, सिविलियन फैसिलिटीज पर हमला है। तो ईरान की तरफ से क्लियर सिग्नल आया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारी सिविलियन फैसिलिटी पर हमला करोगे और तुम बच जाओगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। टिट फॉर टैट, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दोगे। ईरान का क्लियर स्टैंड है, फोर्स दोगे तो फोर्स मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो नहीं, तो मैं फिर ये क्या आप बता सकते हैं, जैसे ये जो तेल भंडार में आग लगने की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, जान माल का नुकसान या तेहरान में या और एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जैसे ट्रंप की तरफ से दावे लगातार किए गए, आज सुबह भी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उनके एयरफोर्स खत्म हो गए, नेवी खत्म हो गया, उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो गया, उनकी मिसाइलों का जो लॉन्चिंग पैड था वो खत्म हो गया, हमने उनको तोड़ कर रख दिया। बल्कि ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए, मतलब सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पर तंज करते हुए कि अब आप क्या जहाज भेज रहे हैं, हमने लड़ाई ऑलरेडी जीत ली है। तो क्या इतनी तबाही या इतना कमजोर ईरान को किया है कल अमेरिका इजराइल ने? देखिए, वो ट्रंप तो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं, दोनों में कोई समानता नहीं होती है। मानसिक तौर पर पूरी दुनिया जानती है कि ये एप्स्टीन का बंदा है, एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इसका नाम है, और ये मानसिक तौर पर इसका जो संतुलन है वो सही नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप क्या कहता है उसकी और क्या करता है, दोनों में कभी भी कोई समानता, कोई भी उसके अंदर बैलेंस नहीं होता है। जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसके दूसरे दिन उसने हमला कर दिया, दूसरी बार भी ऐसा ही किया। तो ट्रंप क्या कहता है उसकी कोई वैल्यू इस वक्त नहीं है। आप सिंपल फैक्ट्स पे हम जाके देखेंगे। एक, होर्मुज के ऊपर किसका कंट्रोल है इस वक्त? दुनिया में ऑयल के प्राइसेस किस पोजीशन पर पहुंच गए हैं? ईरान ने जो होर्मुज को रोका है उसे कहते हैं स्मार्ट कंट्रोल, यानी ईरान ने पूरा होर्मुज नहीं बंद किया है। होर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल जाता है। ईरान ने अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को, रशिया और चाइना के ऑयल को जाने दे रहा है, सिर्फ उन कंट्रीज के ऑयल को रोक रहा है। अगर आप ईरान के पास कुछ नहीं बचा तो आप होर्मुज को खोल दें। अगर आपके पास, ईरान के पास कुछ नहीं बचा तो कैसे कल बहरेन में, कतर में, कुवैत में, दुबई में ईरान के मिसाइल जाके गिरे? कैसे गाजा, कैसे इजराइल की हालत ये हो गई कि इजराइल और गाजा के बीच में फर्क लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इजराइल के पूरे पूरे शहर के हिस्से मलबों में तब्दील हो गए। तो ये तो इनका क्लेम था ना कि भाई हम इतने ताकतवर हैं जो कोई भी हमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ईरान ने तो ध्वस्त कर दिया, मार मार के इनका भुर्ता बन दिया है। आप सोचें कि इनके किसी भी एयरबेस में मिलिट्री बाकी नहीं है। जमीर अब्बास साहब, ये भी तो सही है न कि
ईरान में कहा जा रहा है कि जबरदस्त हमले जो लगातार ईरान में हुए हैं उसकी वजह से ईरान में 1200-1300 या इससे ज्यादा लोग मारे गए, हजारों बम गिराए गए हैं ईरान में। तो जब इतने बम गिराए गए, लोग मारे गए, तबाही हुई, उनके ईरान के तेल टैंकर से लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक पर एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है, तो नुकसान तो ईरान को बहुत हुआ ना। ये तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, वॉर ऑफ द इक्वल्स तो नहीं है, ये 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल है। एक तरफ वेस्ट इंडीज है, दूसरी तरफ इंडिया है। वेस्ट इंडीज उस जमाने की सबसे पावरफुल टीम थी, उसके सामने इंडिया खेल रही थी, जो इंडिया अभी दुनिया की वर्ल्ड पावर बनने वाली थी। तो ईरान का तो ये क्लेम नहीं है कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। इनका क्लेम ये था कि हमारे सामने कोई उफ तक नहीं कर सकता है। 9 दिन कंटिन्यूअस खाने के बाद, 9 दिन कंटिन्यूअस मिसाइल्स गिरने के बाद क्यों नहीं रोक पा रहे? भाई आप तो बड़े ताकतवर थे, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, दुनिया का सबसे बड़ा पावर था, आपने अब्राहम लिंकन को लेके आया। ईरान ने क्लेम किया है कि जब इनका अब्राहम लिंकन नजदीक आ रहा था तो ईरान ने जब मिसाइल्स यहां से मारी हैं तो अब्राहम लिंकन 1000 किलोमीटर दूर चला गया। तो हमारा तो क्लेम ही नहीं था, ईरान का तो क्लेम ही नहीं था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपका क्लेम था, कहां गया? कहां गए आयरन डोम? कहां गया थाट? कहां गए एरो वन? कहां? अरब देश एक सवाल कर रहे हैं कि भाई जब तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो कल हमारी क्या हिफाजत करोगे? पूरा मिडिल ईस्ट का गेम चेंज हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से $13 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट अरब्स करने वाले थे वो सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका से वापस ले लें। तो ईरान का तो क्लेम नहीं था, उनका क्लेम था कि हम इतने ताकतवर हैं। इतने ताकतवर हैं तो एक मुल्क के सामने 90 दिन क्यों मार खा रहे हो? अच्छा ये बताइए प्रोफेसर जमीर अब्बास साहब, फिर मैं कल रात पर आता हूं। चूंकि जंग का आज 9वां दिन है और कल 8वीं रात थी, कि जब ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बहुत भयानक और बहुत बड़ा हमला होने वाला है, विनाशक हमला अमेरिका की तरफ से जब कहा गया, तो उसके बाद क्या किस तरह का पैनिक होता है? जैसे मान लीजिए तेहरान में, इजराइल में क्या होता है, सायरन बजता है और बहुत सारे लोग, शहर के लोग, जिस भी इलाके में मिसाइल इंटरसेप्ट होता है या लगता है कि मिसाइल इस शहर पर गिरने वाला है, तो लोग बंकर में चले जाते हैं। ईरान में क्या होता है जब इस तरह की धमकी आती है ट्रंप की तरफ से और लगता है कि रात में जबरदस्त बमबारी हो सकती है, तो लोग कहां छिपते हैं? बंकर में जाते हैं? क्या करते हैं? कल रात क्या हुआ? ईरान में लोगों को, क्योंकि गैरतमंद लोग हैं, कोई धमकी देता है तो ये लोग मैदान में आते हैं, मैदान से भागते नहीं है। आपको तेहरान का मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, कस्बीन का वीडियो शेयर करूंगा। 15 किलोमीटर की रैली थी कल रात को, 15 किलोमीटर की कार रैली थी। लोग रास्ते पे आ रहे थे, हर आदमी के हाथ पे ईरान का झंडा था, फ्लैग था। छोटे बच्चों से लेके बड़े शख्स तक सारे लोग ईरान में जमा हो रहे थे। क्या कह रहे थे? एक चीज कह रहे थे, तुम हमें डराना चाहते हो? हम डरने वाली कौम नहीं, हम करबला वाली कौम है। तुम जितना हमें धमकी दोगे उतना हम रास्ते पे आएंगे, मैदान में आएंगे। तुम हमें मौत से डराना चाहते हो, मौत से नहीं डरते। ये पैगाम ईरान का बहुत क्लियर है। नहीं, ये कल ऐसा हुआ? आप कह रहे कल रैली हुई? जी, कल रात को पूरे ईरान, मैं खुद था, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया। अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ वो वीडियो भी अगर प्ले कर दें, जहां पर मैं खुद रात को 1:30 बजे कुंभ में ड्राइव करके मैं गया, तो मैंने आपको कार रैली आपके साथ शेयर की है कि कुंभ के शहर में कार रैली हो रही है और हजारों की तादाद में वहां लोग मौजूद हैं। मैंने उसी अपने आपके लिए कुंभ शहर से ही मैंने वीडियो निकाल के आपके साथ शेयर किया है। तो हर शहर में रैली निकली, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। कस्बीन में 15 किलोमीटर की कार की रैली थी और जहां पर ऑयल डिपो पर हमला किया, उसी के बिल्कुल बाहर वीडियोस मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के बाहर हजारों लोग आके नारे लगा रहे थे, कह रहे थे लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। इन्हें हम डरते नहीं है। तो तेहरान को और तेल अवीव को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तेल अवीव में सायरन बजता है, सारे घर में भाग जाते हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसीज को कहा कि भाई हमें यहाँ इजराइल से बाहर निकालो। ईरान की कौम ये कह रही है कि अगर तुम हमें मारोगे, धमकी दोगे, तो हमारी गैरत को तुम ललकार रहे हो। तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे? हम नहीं डरते।
तो ये कौम अजीब कौम है। और मैं अपने बारे में बता रहा था, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हूं, अगर आप चाहें तो व्यूअर्स के साथ शेयर कर देंगे। कल रात को 1:30 बजे मैं खुद ड्राइव करके कुंभ के शहर में मुफीद स्क्वायर पे मैं गया, वहां पर कार रैली थी, तो मैंने वहां से वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर किया हूं। आप माहौल देखें, लोगों के हाथ में परचम देखें, फेस्टिव माहौल है। आपको लग रहा है ये लोग ट्रंप से डरते हैं? आवाज आ रही है? तो फिर सवाल ये है कि अब बात जिस ढंग से अमेरिका और इजराइल किसी भी सूरत में ईरान पर किसी भी तरह के बम का इस्तेमाल आने वाले दिनों में कर सकता है, बम मतलब जिससे ज्यादा तबाही हो, ऐसी स्थिति में इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जंग के 9वें दिन भी मैदान में डटा है, लेकिन फिर यह अंदेशा है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी और उससे ईरान किस हद तक नुकसान झेलकर डटा रहेगा। देखिए अंजुम जी, ये जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा चेंज होगा, ईरान की पोजीशन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान की पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ईरान बिफोर वॉर की पोजीशन पे नहीं जाएगा। अमेरिका ने इटली के एक एम्बेसी के थ्रू ऑलरेडी सीज फायर की डिमांड भी की थी, ईरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिजेक्ट कर दिया है। ईरान कब तक जंग लड़ेगा? तब तक जंग लड़ेगा जब तक ईरान को थ्रेट जो अमेरिका का है वो थ्रेट पूरा खत्म नहीं हो जाए। यानी ये मिडिल ईस्ट में जो उनकी छावनियां हैं, उन छावनियों से ईरान को खतरा ना हो कि ईरान को हमला होगा। दूसरा, ईरान के होर्मुज का जो पूरा संतुलन है दुनिया के तेल के सप्लाई का, वो चेंज हो जाएगा इस वॉर के बाद। ईरान बिल्कुल क्लियर है। ये जंग वो जंग नहीं है कि आप आएंगे 8 दिन के बाद कहेंगे भाई ठीक है हमने मार दिया, अब हम लोग जो है आए पीस कर लेते हैं और हम अब जंग बंद कर देते हैं। जंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दोबारा दुश्मन को इतना ताकतवर बना देना कि हर 15 दिन और 1 महीने के बाद वो दोबारा हमला करे, ये भी अच्छा नहीं है। यानी ये बार जंग के अंदर ईरान दुश्मन को उस पोजीशन पे पहुंचा देना चाहता है कि दुश्मन मायूस हो जाए और दोबारा हमला करने की जुर्रत पैदा ना करे। तब तक ईरान जंग लड़ेगा। कब तक? कोई टाइम लिमिट नहीं है ईरान के लिए। ईरान के लिए क्लियर अस्तित्व की जंग है, एग्जिस्टेंस की जंग है, और दुनिया के अंदर अपनी पावर और पोजीशन को एस्टेब्लिश करने की जंग। जमीर अब्बास साहब, एक चीज बताइए, जैसे खबर आई है खामेनेई साहब और उनके साथ जो लोग थे वो अमेरिकी बमबारी में, इजरायली बमबारी में मारे गए, तो अब खबर आई है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सहमति बन गई है। अल जजीरा में एक रिपोर्ट है कि सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए लीडर का चुनाव कर लिया है। असेंबली के सदस्य मोहसिन हैदरी ने कहा कि बहुमत से योग्य व्यक्ति के नाम पर मंजूरी दी गई है। तो सवाल उठता है, आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि कौन सुप्रीम लीडर बनेगा? पहले कहा जा रहा था खामेनेई साहब के जो दूसरे बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई, वो सुप्रीम लीडर बनेंगे। तो क्या ईरान में क्या खबर है? देखिए, ईरान में जो हमें समझना पड़ेगा ईरानी क्या होते हैं। ईरान में लोगों को लगता था आयतुल्लाह खामेनेई की हुकूमत है, लेकिन हकीकत में ईरान में एक सिस्टम है जो हुकूमत करता है। वो सिस्टम का नाम है वली फकीह, यस, द सिस्टम ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट। लोग एक ऐलान, लोगों की तरफ से एक पैगाम है, वो ये है कि जो भी सिस्टम बताएगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मुज्तबा खामेनेई को बताएंगे उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, या किसी और को प्रेजेंट करेंगे। अंजुम जी, मैं आपके सामने सिर्फ व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद आए कि XYZ शख्स मुझे पसंद आ गया, मैंने उसको कबूल कर लिया। 80 लोग, 80 मोस्ट लर्नेड ईरान के लोग हैं, वो चूज करेंगे कि उनमें से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है। किन चीजों में? एक, इस्लामिक लॉस का एक्सपर्ट होना चाहिए, मुज्तहिद होना चाहिए, एक। दो, उसके अंदर बसीरत होना चाहिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने की सलाहियत होना चाहिए, जमान शनास होना चाहिए। तीन, वो ब्रेव होना चाहिए, उसके अंदर शुजाअत होनी चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। चार, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मैन मैनेजमेंट और प्लानिंग की सलाहियत रखता हो, क्योंकि इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। तो इस्लामिक एक्सपर्ट भी होना चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए।
उसको सहमति से ईरान के मोस्ट लर्नेड उलमा, जिनको पब्लिक चूज करती है, वो सेलेक्ट करेंगे, तो इनडायरेक्टली पब्लिक के सिलेक्शन से वो सेलेक्ट होंगे जो नेक्स्ट वली फकी होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो प्रोसेस में जिसको पेश किया जाएगा, जिस पे राय बनेगी, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ये किसी का ख्याल, सोच, थॉट उसके हिसाब से नहीं चलता ईरान। तो अब ये बताइए कि जैसे खामेनेई साहब की किलिंग हो गई, उसके बाद उनके और बहुत लीडरशिप अमेरिकी इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। अब सवाल उठता है, ये सबकी, कल भी मैं पूछ रहा था, ये सबके जहन में सवाल है कि फिर ये 9वें दिन जो युद्ध चल रहा है और इसको लेकर जो भी वहां से निर्देश दिए जा रहे होंगे कि यूएई में मिलिट्री बेस को टारगेट करो, या कुवैत में करो, या कतर में करो, या दोहा में करो, या बहरीन में करो, ये कौन डिसाइड कर रहा है? देखिए, इनके पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खातमुल अंबिया, ठीक है। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से डेली अनाउंसमेंट होता है कि हमने कहां कहां हमला किया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इनकी सिपाह, एक ऑर्गेनाइजेशन इनकी अर्तिश जो इनकी मिलिट्री है, तो ये एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है नेवी। तो इनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लियर प्लान है नेक्स्ट 90 डेज में उनको क्या करना है, लेडर बाय लेडर जंग को कैसे आगे लेके जाना है। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था, ईरान में एक एक्सपर्ट हैं हाज हुसैन येक्ता, उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी और आयतुल्लाह खामेनेई ने उनको कहा था कि इस बार जंग होगी और जब जंग होगी तो यकीनन 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 हम जीतेंगे। ये उन्होंने 3 बार यकीन के साथ कहा था। और उन्होंने और जो उनकी टीम है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक लीडर, मिसाल के तौर पर मैं आपको अंजुम जी एक सादी सी बात बताऊं, मिसाल के तौर पर, खुदा ना करे, भगवान ना करे, आईआईटी इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आईआईटी के आप 10 जो इंडिया के टॉप प्रिंसिपल्स हैं, खुदा ना करे उनको किसी ने मार दिया, तो क्या आईआईटी बंद हो जाती है? आईआईटी के आप 20 प्रोफेसर को मार दो तो आईआईटी 50 साल से आप तरबियत कर रहे हैं, एक प्रोफेसर हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, एक प्रिंसिपल हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम मौजूद है। आप ईरान को क्यों नहीं समझ रहे कि ईरान के पास इंस्टीट्यूशंस हैं, सिस्टम है, लीडरशिप है, उनका प्लान है, नेक्स्ट 20 लेयर्स उनके पास क्लियर है कि अगर ये जाएंगे तो क्या होगा, यानी उनके पास ये क्लैरिटी है और उनके यहां जर्रा बराबर डाउट नहीं है। उनके लिए जो प्रोसेस है वो क्लियर है कि हमें दुश्मन का मुकाबला करना है, ये चले जाएंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन वैल्यूज और आइडियोलॉजीज चेंज नहीं होगी कि दुश्मन से मुकाबला करना है, दुश्मन के सामने सबमिट नहीं करना है। चलिए जमीर अब्बास साहब, चूंकि समय समय पर हम लोग लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन मैं अगले 2-3 दिनों में एक बार लगभग 40-50 मिनट विस्तार से जरा बात करूंगा यही खामेनेई साहब के सिस्टम, सुप्रीम लीडर के चुने जाने की प्रक्रिया, मल्टी लेयर सिस्टम क्या है वो, और किस तरह से ईरान का सिस्टम के साथ सरकार और सुप्रीम लीडर की जो की वो है वो कैसे काम करती है, इस पर एक बार विस्तार से बात करूंगा। एक एकेडमिक की तरह आप बताएं, और हम जानना चाहेंगे कि भाई एक तरफ बहुत सारे लोग सवाल हैं जो जिन्होंने उतना ईरान के बारे में नहीं पढ़ा है कि भाई वहाँ प्रेसिडेंट भी हैं, वहाँ रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ भी हैं, वहाँ सुप्रीम लीडर भी हैं, वहाँ काउंसिल भी है, वहाँ बहुत सारी चीजें, वहाँ कोई असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी है। इन सब के बीच वर्क डिवीजन क्या होता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं? जैसे आज कहीं यहाँ के अखबार में खबर छपी कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर्स हैं उनकी जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उनसे नहीं पटती है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा कल कि अरब देशों पर हमले नहीं करेंगे और उल्टे हमले होंगे, बहुत तरह की चीजें छपती है। तो इस पर हम एक बार विस्तार से बात करेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। फिलहाल इस बातचीत को करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।